गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पढ़ा रहे थे ख्याति का मूल्यांकन। आपका जो चैप्टर था वो ख्याति का मूल्यांकन चल रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि जो ख्याति है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो एक बाज़ार होता है, उस बाज़ार में एक ही वस्तु को बेचने वाले अनेक लोग होते हैं। जैसे आप मिठाई की दुकान मान लीजिए, किसी भी बाज़ार में अनेक होती हैं, लेकिन जो सब दुकानदार होते हैं उनमें से कोई एक या दो दुकानदार ऐसा होता है कि उसकी जो इनकम होती है वो अन्य दुकानदारों से बहुत अधिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दुकानदार का नाम प्रसिद्ध हो गया है। उस दुकानदार का नाम प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। उसकी प्रसिद्धि को ही कॉमर्स की भाषा में ख्याति कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी ख्याति क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ख्याति है यानी हमारी जो गुडविल है, उसके उत्पन्न होने के कारण, यानी किसी व्यक्ति का नाम जो प्रसिद्ध है वो क्यों हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति बाज़ार में आता है तो उसके बाद वह अन्य लोगों से अधिक लाभ क्यों अर्जित करने लगता है, उसके क्या कारण होते हैं। वैसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कारण है ईमानदारी। यदि व्यक्ति ईमानदार है तो उसका नाम प्रसिद्ध होगा ही होगा। ईमानदारी से तात्पर्य यहाँ ये है कि आपने अगर किसी को कोई सामान दिया है, अगर आपने उसे बताया है ओरिजिनल, तो वो ओरिजिनल ही हो। यदि आपने उसे नकली बताया है तो वो नकली ही हो। यदि आपने जो है क्या नाम उसके पैसे लिए हैं तो सबसे आप इतने ही पैसे लें। ऐसा नहीं है कि एक दुकानदार से, एक व्यक्ति से आपने जो है 100 रुपये ले लिए उसी सामान के, एक से आपने उसके 500 रुपये ले लिए। तो ये सब चीज़ें ईमानदारी में आती हैं। अगर यदि आप अपना बिजनेस ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से नाम प्रसिद्ध होगा। दूसरा है वस्तु की गुणवत्ता। देखिए, गुणवत्ता तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आप वस्तु बेच रहे हैं यदि वह लोगों को पसंद आएगी, यदि उसमें गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी, तो निश्चित रूप से आपका नाम प्रसिद्ध होगा। तीसरा इफेक्ट है वस्तु का मूल्य। देखिए, जितना अधिक ज़रूरी वस्तु की गुणवत्ता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस वस्तु का मूल्य है, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर वस्तु के लिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित धन प्रत्येक व्यक्ति खर्च करना चाहता है। उससे अधिक धन वह उस वस्तु के लिए खर्च नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, यदि आप प्याज खरीदना चाहते हैं तो प्याज के लिए आपकी एक सीमा है कि आप कितने रुपए प्याज पर खर्च करेंगे। यदि आप बाज़ार में सेब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास एक सीमा है कि आप सेब कितने रुपए तक के खरीद सकते हैं। यदि 1000 रुपये किलो सेब का मूल्य हो जाए तो क्या आप सेब खरीद लेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी एक सीमा है, उससे महंगी चीज़ आप खरीद ही नहीं सकते हो। तो इसी प्रकार जो आपकी वस्तु है उसमें गुणवत्ता होगी तो उसके साथ साथ उसका मूल्य भी उचित होना चाहिए। यदि आपका मूल्य उचित नहीं हुआ, आपका मूल्य गलत हुआ, आपका मूल्य क्षमता से लोगों की अधिक हुआ, तो फिर आपकी वस्तु में कितनी भी अच्छी गुणवत्ता हो, आपकी वस्तु बिक नहीं पाएगी। यानी वस्तु की गुणवत्ता के साथ साथ हमें उसके मूल्य का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी वस्तु और दुकानदार से थोड़ी अच्छी है तो आपका मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल्य आपका दुगना हो गया। तीसरी है, चौथा पॉइंट है चरित्र। देखिए, चरित्र के बारे में आप सब जानते हैं। यदि आपका चरित्र अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपकी दुकान चलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा, व्यापार का स्थान। देखिए, जो स्थान होता है उसका चुनाव बड़ा मुश्किल और बड़ा ही जो है क्या नाम समझदारी से निर्णय लेना होता है कि जो हमारा व्यवसाय है उसका स्थान हम कहाँ पर बनाएं। क्यों? क्योंकि स्थान एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि स्थान गलत हुआ तो हम कितने भी गुणवत्ता वाले हों, कितना भी हमारा मूल्य सही हो, कितने भी हम चरित्रवान हों, कितनी भी हमारी ईमानदारी हो, हमारी वस्तु नहीं बिक पाएगी यदि हमारी वस्तु का बेचने का स्थान गलत हुआ।
एग्जाम्पल के लिए, हिंदुओं के गांव में जाकर आपने बुरखे की दुकान कर ली तो वह नहीं चलेगी, भले ही आपके बुरखे कितने भी क्वालिटी वाले हैं, क्योंकि वहाँ उसके लिए स्थान उचित नहीं है। सरदार के गांव में आपने नाई की दुकान खोल दी तो वहाँ पर वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। तो आपकी कितनी ईमानदारी हो, कितनी गुणवत्ता हो, कैसा ही मूल्य हो, इन सब बातों से नहीं आपकी दुकान चलने वाली, क्योंकि आपका स्थान उचित नहीं है। एक और पॉइंट है स्वभाव। देखिए, स्वभाव का फर्क होता है। एक आदमी की शक्ल देखने से ही गुस्सा आ जाता है, एक आदमी की शक्ल देखने से ही आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो दुकानदार का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसकी दुकान पर जाना पसंद करे, उसकी शक्ल देख के उसे ग्राहक को ये लगे कि ये जो व्यक्ति है इसका स्वभाव जो है अच्छा होगा, क्यों ना हम इससे वस्तु खरीदें। उसकी तरफ वो ये नहीं कहने का मतलब है कि वो आकर्षित हो ग्राहक, ऐसा ना हो कि ग्राहक जो है उससे प्रतिकर्षित हो जाए और जो है वो चला जाए। अब आता है ख्याति का मूल्यांकन, यानी जो ख्याति का मूल्यांकन है उसकी हमें क्या आवश्यकता है, क्यों हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, तो उसके बारे में हम जान लें। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो ख्याति का मूल्यांकन है वो हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो जिस प्रकार हमारी सभी संपत्ति होती हैं, मकान, जमीन, फर्नीचर आदि, तो ये संपत्ति हम प्रयोग करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन कभी हमें धन की आवश्यकता पड़ जाए या हमें अपना व्यवसाय कहीं और स्थापित करना हो या हमारी चीज़ें पुरानी हो गई हो, हमें नई खरीदनी हो, तो कोई भी अन्य कारण हो जिसके कारण हम इन्हें बेच देते हैं और बेच के धन अर्जित करते हैं। तो इनको जो हम बेचते हैं तो हमें इनका मूल्यांकन करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारा फर्नीचर कितने का आया था, आज कितने का बचा हुआ है, ज़मीन कितने की है, मकान कितने का है। तो इनका मूल्यांकन करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें देख के अनुमान लगाया जा सकता है इनकी कंडीशन के हिसाब से कि कितने रुपए के होंगे। तो इसी प्रकार ख्याति भी हमारी संपत्ति होती है। ख्याति भी हमारी क्या होती है? संपत्ति। और वो भी कैसी संपत्ति? अमूर्त प्रकार की ख्याति संपत्ति है, और वो भी कैसी? अमूर्त। अमूर्त का मतलब सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है लेकिन दिखाई नहीं देती ख्याति। यानी जब किसी व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध है, जब वो अन्य अपने सामान बेचेगा, अगर वो अपना नाम भी बेचने लग जाए या अपने अकाउंट में अपनी ख्याति का मूल्यांकन भी करे, जिस प्रकार ज़मीन, फर्नीचर और मकान का करता है, तो उसे ये जानना बड़ा मुश्किल काम होगा कि उसकी ख्याति कितने रुपए की है। तो इसलिए इस चैप्टर में ख्याति का मूल्यांकन करने के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, जिनके आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। हम पढ़ेंगे कि जो ख्याति का मूल्यांकन है वो कैसे किया जाता है। तो उसकी आपने नंबर 1 औसत मूल्यांकन विधि पढ़ी थी, नंबर 2 आपने अधिलाभ विधि पढ़ी थी। आज आप इसकी नंबर 3 ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे, अधिलाभ के पूंजीकरण की विधि। ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ के पूंजीकरण की विधि, यानी ख्याति के लिए जो अधिलाभ है, जो उसको हम पूंजीकृत करेंगे, उसको जो है हम पूंजी में बदलेंगे इस विधि में। तो देखिए, लिख लीजिएगा आप। पूंजीकरण विधि, जो पूंजीकरण विधि है वो क्या है, किस सिद्धांत पर बनाई गई है। तो लिखें आप, यह विधि अधिलाभ को पूंजी में बदलने का कार्य करती है। अर्थात यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जितना अधिक लाभ हमारा व्यवसाय अन्य स्थानों से अधिक या अन्य स्थानों की अपेक्षा अर्जित कर रहा है,
यदि वह लाभ हम अन्य स्थानों से करते तो हमें कितना धन अधिक विनियोग करने की आवश्यकता होती। देखिए, सपोज कीजिएगा कि आपने 8 लाख रुपए अपने व्यवसाय में लगाए हैं। सामान्य प्रत्याय की दर 10% है, यानी यदि आप इस पैसे को बैंक में या अन्य किसी स्थान पर विनियोग करते तो आपको 10% इनकम हो सकती थी, यानी 80,000। आपका जो पिछले 2-4 वर्षों का औसतन लाभ रहा, किसी वर्ष कम रहा होगा, किसी वर्ष अधिक रहा होगा, लेकिन जो औसतन लाभ रहा वो 1 लाख रुपए रहा। तो कहीं और से आप कमाते 80 और आपका औसतन लाभ रहा 1 लाख, तो आप कितने रुपए अधिक कमा रहे हो? 20,000। तो हमें ये देखना है कि ये 20,000 रुपये जो हमारा व्यवसाय अधिक लाभ अर्जित कर रहा है, यदि इस लाभ को हम कहीं अन्य स्थान से अर्जित करते, किसी अन्य स्थान से प्राप्त करते, तो हमें कितने रुपए और लगाने पड़ते। तो इसका तरीका क्या है? सामान्य प्रत्याय की दर कितनी है? 10%। 10 से भाग करेंगे और 100 से गुना। तो 10 से भाग और 100 से गुना की तो आया 2 लाख। इसका मतलब है कि जो हम 20,000 रुपये अतिरिक्त कमा रहे हैं, यदि हम उसको कहीं अन्य स्थान से कमाते, किसी अन्य स्थान से प्राप्त करते, तो हमें कितने रुपए विनियोग करने पड़ते? 2 लाख। तो यानी हमने लाभ को, अधिलाभ को किस में बदल लिया? पूंजी में। हमने पता कर लिया कि कितने रुपए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती 20,000 रुपये अधिक कमाने के लिए। तो इसलिए इस विधि का नाम पूंजीकरण विधि है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन लिखें आप। एक व्यवसाय में 5 लाख रुपए पूंजी विनियोजित है। 5 लाख रुपए पूंजी विनियोजित है। यदि एक व्यवसाय में 5 लाख रुपए पूंजी विनियोजित है। पूंजी कितनी विनियोजित है? 5 लाख रुपए। सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। यदि उसका औसत लाभ 1 लाख रुपए हो, औसतन लाभ 1 लाख रुपए है। औसत लाभ कितना आ गया जी? 1 लाख। तो अधिलाभ के पूंजीकरण के 2 गुने पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा? अधिलाभ के पूंजीकरण के 2 गुने पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा? देखिए, पहले हम अधिलाभ निकालेंगे पूंजीकरण विधि के लिए। सुपर प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 5 लाख का 10% निकालेंगे 50,000, यानी हमने यहाँ 5 लाख रुपए पूंजी विनियोजित की है। यदि इस पूंजी को हम कहीं अन्य स्थान पर विनियोजित करते, किसी अन्य स्थान पर लगाते, तो हम 50,000 रुपये कमा सकते थे। 1 लाख में से 50,000 रुपये गए तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये हुआ। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपये आया, यानी अधिलाभ।
अब हम इसे पूंजीकृत करेंगे। पूंजीकृत करने के लिए दर से भाग करेंगे, 10 और गुना 100। तो जब हम इसे ऐसे करेंगे तो 5 लाख आएगा। देखिए, सामान्य समझने की भी बात है कि जब आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं 5 लाख लगा के, तो 1 लाख रुपये आप अपने व्यवसाय से कमा रहे हैं। यदि 1 लाख रुपये आप कहीं और से कमाते तो आपको कितने रुपये लगाने पड़ेंगे? 5 ही और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दुगने कमाने के लिए तो दुगने ही लगाने पड़ते। तो ऐसे ही फॉर्मूले से आंसर आया हमारा। 50,000 रुपये हम अधिक कमा रहे, तो 50,000 रुपये अधिक कमाने के लिए हमें कितने रुपये लगाने पड़ते? 5 लाख रुपये और लगाने पड़ते। तो पूंजीकरण के अनुसार हमारा जो मूल्य आया है वो 5 लाख रुपये आया है, यानी हमने लाभ को पूंजी में बदला है। अब 5 लाख का 2 गुना ख्याति का मूल्यांकन होगा। दुगुना कितना हुआ? 10 लाख। तो 5 लाख का दुगुना 10 लाख जो है वो ख्याति का मूल्य है। जो हमारी गुडविल है वो 10 लाख के बराबर है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यवसाय का औसत लाभ 25,000, एवरेज प्रॉफिट 25,000, सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, सामान्य दर 10%, अधिलाभ के पूंजीकृत के 3 गुने पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी का गत 5 वर्षों का लाभ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तथा 50,000 रुपये है, तथा 50,000 रुपये है। यदि उसमें 1 लाख रुपए पूंजी, 15% सामान्य दर से विनियोजित हो तो अधिलाभ के पूंजीकरण पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा? अधिलाभ के पूंजीकरण पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक्स कंपनी का पूंजीकरण के आधार पर, एक्स कंपनी का पूंजीकरण के 2 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य 50,000 रुपये है। ख्याति का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि सामान्य प्रत्याय की दर 20% हो तो अधिलाभ की गणना करें। अधिलाभ की गणना करें।
दर है इसमें 20% सामान्य प्रत्यय की। 2 गुने के आधार पर है ख्याति का मूल्य। फोर्थ क्वेश्चन देखें। यदि अधिलाभ 4,000 रुपये है, यदि अधिलाभ 4,000 रुपये है और सामान्य प्रत्यय की दर 5% है, सामान्य प्रत्यय की दर 5% है, तो इसका पूंजीकृत मूल्य कितने रुपए होगा? इसका पूंजीकृत मूल्य कितने रुपए होगा? ज्ञात जो करना है वो पूंजीकृत मूल्य करना है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अधिलाभ 4,000 अधिलाभ 4,000 पूंजीकृत मूल्य 800 रुपये। अधिलाभ 4,000 पूंजीकृत मूल्य 800 रुपये। अधिलाभ जो बताया गया है वो 4,000 है। अधिलाभ 4,000 पूंजीकृत मूल्य 800 रुपये। तो दर की गणना कीजिए। सामान्य प्रत्यय की दर बताइए। सामान्य प्रत्यय की दर बताइए। एक गड़बड़ हो गया। वो तो केबल तो लेके नहीं आना था। इसका डाटा से तो समझ आ रहा। चला जाएगा और मिल जाएगा। ये बस उसे वो व्हाट्सएप पे कोई व्हाट्सएप में तो डायरेक्ट नहीं। व्हाट्सएप से तो दिक्कत आ रहा है ना, वो फिर वीडियो छोटी हो जाएगी, हमारी भी दिक्कत आ जाएगी उसमें। तो ठीक है, कल देना पड़ेगा तो आपके बस।